हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पे अपने जो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत NCERT का पूरा समग्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक का पूरी पॉलिटी को अपना कंप्लीट कर लिया। पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरे में चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत इतिहास का आज चैप्टर नंबर 3 है। जो चैप्टर क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आखिर वो संग्रह कर रहे थे, संग्रह से उत्पादन तक कैसे जो है इतिहास के खंड में मानव बढ़ा है, उसको हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। इसके अंतर्गत हमारे पुराने जितने भी वीडियोज हैं, ये आप IAS, UP, PCS, NCERT महासंग्राम प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज हम प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो को और इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो मनुष्य है, मनुष्य ने भोजन को कैसे संग्रह किया था और कैसे उसका उत्पादन प्रारंभ किया था। अभी तक इसमें 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके साथ में आरंभिक मानव की खोज में, ये भी हम लोग कर चुके थे। आज तीसरा चैप्टर है, इसको देखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना आरंभिक नगर को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। हमारा अध्याय है 3, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इसमें स्टार्ट होता है नई नुओं का भोजन। अब ये एक छात्रा है, कौन? तो नई नुओं। आपने देखा होगा कि इतिहास का जब से हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया है, प्रत्येक दिन एक व्यक्ति एक बच्चे से स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और बच्चे के अंतर्गत ही पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो इस दिन किसकी बात है कर रहे हैं हम लोग? तो नई नुओं का भोजन। इसमें क्या, आज नई नुओं अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। ठीक, अब खाने में क्या खा रही थी? चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी अपने घर के पिछवाड़े में छोटे से बगीचे में ही उगाया था। क्या क्या चीज़? तो इसमें स्क्वाश, कद्दू और बीन्स किसने? तो इनकी नानी जो है, नानी ने अपने घर के पिछवाड़े में छोटे सा बगीचा बनाया हुआ था। जैसे सभी लोगों, अगर गांव में जाएंगे तो अगर फ्रंट पे इतना घर बना हुआ है या फिर मान लीजिए इतने कोने पे घर बनाया हुआ, तो इस पूरे पार्ट पे इस तरह की खेती वगैरह की जा सकती थी। खाते खाते नई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाने की याद आ गई। अब क्या है, तो अपने यात्रा जो की थी, कब? स्कूल के तहत जो यात्रा की गई थी मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वहाँ पे जो खाना खाई थी उसकी याद आ गई थी। अब वो क्या करी? वह कितना मसालेदार था। मतलब कि जो अभी खाना खा रही ये इतना मसालेदार नहीं, लेकिन जो इसका पहले खाया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो मसालेदार था। पर वह ऐसा क्यों था? अब पूछ रही है, मतलब वो मन में ही सोच रही है कि आखिर वो खाना हमने जो खाया था यात्रा के दौरान वो इतना मसालेदार था, लेकिन ऐसा क्यों था? हमारे यहाँ तो इतना मसाला नहीं यूज किया था। तो इसी के क्रम में अब हम आगे अपने अध्याय का प्रारंभ करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के भोजन। तो पहले तो ये समझते हैं कि भोजन, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हर इस समय वर्तमान स्थिति में देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग भोजन एवं अलग अलग पकवान फेमस है और वो अब धीरे धीरे संकेंद्रण हो रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं और उसका विस्तार हो रहा है। आप अगर इस समय उत्तर प्रदेश में है, साउथ इंडियन डोसा यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा और इतना फेमस है, इडली वगैरह इतना फेमस है, ये आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से लगभग धीरे धीरे, जैसे अरुणाचल प्रदेश का आपने मोमोज वगैरह आप लोग बहुत खा रहे होंगे, लेकिन क्या आप किसी को ये जानकारी ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र का है, ना कि चीन का। आप जैसे सोचे ये चीन का, तो चीन का नहीं, ये हमारे देश का है। और ये कहाँ का? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश का पड़ता है। तो इस तरह के सभी भोजन जो इधर उधर हैं, ये पूरे भारत में फैल रहे हैं, भारत के बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से आते हैं वो यहाँ से रेसिपी ये तो सीख के जाते हैं। वैसे भी यूट्यूब तो आप सभी को हर चीज़ की रेसिपी बता देता है, तो कोई भी बना सकता है। चलिए देखते हैं कि आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों एवं पाले गए पशुओं से मिलता है। आज के समय की बात कर रहा है, जो फसलें उगाते हैं या फिर पशु पालते हैं उन्हीं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि धान के खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब यह कहाँ क्या आपसे बता रहा, तो जैसे जब धान की खेती होती है तो धान की खेती में क्या, जो पानी होता है, पानी की सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। किसकी तुलना में? जौ या गेहूं की तुलना में। ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष रूप से फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। अब जैसे कि जहाँ पे पानी की अधिकता होगी वहाँ पे धान होगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ गेहूं या जौ होगा। ठीक, अब चलते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी हम अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी
और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या फिर बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है। देखिए क्या अध्याय 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या स्त्री पुरुष ने हमेशा अपने भोजन का उत्पादन नहीं किया। पहले तो वो संग्राहक थे, ठीक, वो इकट्ठा करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, फल फूल तोड़ते थे या फिर जो उग जाता था उसी को ले लेते थे। तो अब कैसे जो है स्टार्ट हुआ है पालन और कैसे स्टार्ट हुई ही खेती, इसकी देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों एवं पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे कि खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है। अब जो लोग है भैया भोजन के बिना तो कोई रह नहीं सकता, तो भोजन के लिए लोगों का ध्यान किस पे गया कि कौन कौन खाने योग्य वनस्पति है एवं यह वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, इस चीज को उन्होंने देखा। बीज कैसी अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं और गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उनमें से पौधों का निकलना आदि, इस सबको क्या किया गया, तो इस सबको नोटिस किया गया, व्यक्तियों ने नोटिस किया, ठीक, उनको देखा ध्यान से। इसी तरह उन्होंने पौधों को देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, जैसे कि देखा उन्होंने कि कैसे बीज गिरा, वो बड़ा हुआ, बीज गिरा, बीज का फिर से अंकुरण हुआ, वो देखते रहे लगातार। इसके बाद क्या, इसका उसकी देखभाल करने लगे, क्योंकि वो लगातार ही एक ही पौधे को देख रहे हैं ना कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। इसी तरह से ठीक, अब चिड़ियों एवं जानवरों ने पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। मतलब कृषक बनने का जो क्रम है वो यही है कि जैसे देखभाल करने लगे, जैसे आज है खेती, क्या है खेती, एक वही स्वरूप है कि इसमें आप छोटे छोटे पौधों को रोपते हैं, इसके बाद उनकी देखभाल करते हैं और उनमें बीजों को पकने का इंतजार करते हैं, और वही एक खेती हो गई। तो इसी तरह से धीरे धीरे वो कृषक बने। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जिससे चारा दिया जाता, खाने के लिए जाता, उनको धीरे धीरे अपने घर के पास रखा होगा, इसका धीरे धीरे आकर्षित होंगे, इसका व्यवहार से वो पालतू हो गए होंगे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। किसको, तो जो सबसे पहले बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह से धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। अब कृषक कैसे बने, वो खेती के जो वृक्ष थे, छोटे छोटे पौधों की देखभाल किया, उनके बीजों को पकने दिया, इसके बाद उनके बीज फिर से गिरे, फिर से उनका जन्म हुआ, फिर से एक पौधा बना। तो उसी तरह से धीरे धीरे पशुओं को पशुपालक बनाया गया और जो है अपना कृषक बन गए। ठीक, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही क्यों पालतू क्यों बनाया गया? अब देखिए, कुत्ते क्या हो सकता उस समय इतना आक्रामक ना रहे हों कि, क्योंकि सभी भाई जीव जंतु जो बड़े होंगे उससे मनुष्य तो डरेगा, लेकिन क्या कुत्ता एक छोटा सा जीव है, हो सकता है कि पास में आया हो और पहले से वो थोड़ा बहुत सहज फील किया गया हो कि इसको हम बना सकते हैं, तो इसीलिए कुत्ते को पहले बनाया गया। चलते देखते आगे, बसने की प्रक्रिया को देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने एवं जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अब क्या, तो पौधे जो उगाए गए और जानवरों को जो देखभाल की गई वह उनको पालतू बनाया गया, उसको क्या बोला गया, तो उसको बसने की प्रक्रिया बोल दिया गया, नाम दे दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों एवं जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि भैया इलाज तो उस समय था नहीं, तो जो जानवर कम बीमार होते थे या पौधे कम बीमार होते थे उन्हीं को वो लोग अपनाते थे। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके।
ठीक, अब क्या कह रहा है, तो ऐसे जो पौधे इनके बीजों को संभाल कर भी रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुणों को सुरक्षित रख सके। अगर जैसे किसी कारण वो खराब हो जाते हैं तो दोबारा उनका उगना संभव नहीं होगा, इसीलिए उनको सुरक्षित रखा जाता था। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जैसे क्या, कुत्ता है, अहिंसक है, उतना ज़्यादा हिंसक नहीं था। हिंसक तो अभी भी है, अगर रात में कुत्ते आपको दौड़ा लें तो मजाल है कि आप उससे जान बचाकर भागेंगे, ऐसा लगेगा अभी आपको एक खा जाएंगे। कभी कभी तो अगर आप कार वगैरह लेके निकले रोडों पर तो इस तरह से कुत्ते जैसे भौंकते हैं या आपके पीछे पड़ते हैं, जैसे अभी आपको उतार कर कार वो खुद चलाएंगे। कभी आपका अगर एक्सपीरियंस रहा हो तो आपने ज़रूर देखा होगा इस चीज़ को। तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। अब क्या कह रहा है, तो देखिए जैसे इसमें जो दांत दिए गए, देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा दांत है, ये ज़्यादा आक्रामक है, तो ये किसका होगा, तो ये जंगली जानवर का होगा। ये छोटा है, ये कम वो है, तो ये पालतू सुअर का होगा। ठीक, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन है, तो गेहूं है, जौ है। अब अगर आपसे पूछता है कि प्राचीन जब सबसे ओल्ड जो है फसल कौन सी है, क्रॉप कौन सी है, तो ये आपका गेहूं और जौ आते हैं। इसी तरह से सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद में भेड़ बकरी आते हैं। कौन, लेकिन सबसे पहले की अगर बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन सा है, तो ये आपका कुत्ता हो जाएगा, इसके बाद भेड़ बकरी हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे एक बॉक्स में दिया गया अनाज के उपयोग क्या है। पहला तो बीज के रूप में उपयोग करते हैं, खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। इतने तरीकों से हम एक अनाज का उपयोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, खाद्य के रूप में खाते हैं इसी को और उगाते हैं। क्योंकि ये दो काम अगर नहीं हुए तो मान लीजिए इसका जो जीवन है वो जीवन चक्र रुक जाएगा। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो ये जो पूरे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं ये शहर पूरे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बिना खाना खाए या बिना जो है इन फसलों के आप जीवन में नहीं चल सकते। तो कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कृषक रहता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली देखते हैं। नवीन जीवन शैली कैसी है। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। कुछ वक्त नहीं, बहुत वक्त लगता है। लगभग अगर धान की बात करते हैं तो धान की रोपाई या बोआई कब शुरू की जाती है, तो ये आपके जून मंथ में शुरू होती है। जून मंथ में शुरू होकर कब चलती है, तो जून में अगर ये इसका बैसार हो जाता है तो जुलाई में ये जो है फर्स्ट मंथ होता है जिसमें इसकी रोपाई होती है। इसके बाद जुलाई के बाद अगस्त आ जाता है, अगस्त पूरा बीत जाता है इसके बड़े होने में। इसके बाद आपका सितंबर आ जाता है, इसके बाद आपका अक्टूबर आ जाता है और अक्टूबर कहीं लास्ट में और नवंबर स्टार्ट में इसकी जो है क्या होती है, तो इसकी कटाई स्टार्ट होती है। मतलब लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है आपका धान तैयार होने में। जो आप एक दिन में एक वक्त में खाना खा लेते हैं उसको बनाने में पता हज़ारों लीटर पानी और इसके साथ में इतना सारा वक्त लगता है उसको बनाने में। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक का, फसलों की सिंचाई करने, खरपतवार काटने, हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिनको मृदभांड कहा जाता है। हम लोग अभी आगे देखेंगे तो उसमें मृदभांड का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे मृदभांड बनाए गए, क्या हुआ और कैसे उसमें रखा जाता था। टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? क्या आपसे पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि जो शिकारी थे या फिर भोजन संग्रह करने वाले थे बर्तन बनाते होंगे? भैया वो तो शिकारी थे, भोजन का संग्रह करते थे।
एक पशु को देखा, उसका शिकार किया, मारे, इसके बाद खा गए, ठीक। अब भोजन का संग्रह का फल फूल बीना, खाया, इसका समाप्त। वो भैया बर्तन क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनको तो किसी अनाज को सुरक्षित रखना नहीं है, या फिर उनको शिकार को तो सुरक्षित रखना नहीं, क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा ना भाई। कोई अगर पशु को मार देंगे, मारने के बाद में शिकार करने के बाद आधा सोचा जाए कि रख लिया जाए, तो आज बड़े बड़े फ्रीजर हैं, फ्रीजर में आपको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन तब के समय में थोड़ी ना था, तो आप उसको सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इसीलिए उस समय ये लोग शिकारी और भोजन संग्राहक बर्तन नहीं बनाते थे, उनका प्रयोग भी नहीं करते होंगे। जब आप अपने जवाब का कारण बताओ। अब कारण क्या है? कारण भी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे इसका जवाब भी दिया है, कारण भी बताया, जो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, ठीक। अब ये क्या है? जानवर की बात करते हैं तो ये क्या है? चलते फिरते खाद्य भंडार है। अब कैसे? जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। आज के समय में भी भोजन का बहुत अच्छा स्रोत जो है क्या है? तो दूध है। अब दूध से बने हुए इतने सारे प्रोडक्ट डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और बिना सुबह तो सभी की दूध की चाय के साथ ही होती है। बहुत कम ही लोग होंगे जो ब्लैक टी या ग्रीन टी का प्रयोग करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्या है? तो दूध का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं आपका जो है क्या है? तो ये खाद्य संग्रह है, ठीक, खाद्य है। और आज तो आप लोगों ने देखा होगा दूध का पैकेट आता है। पहले दूध का पैकेट तो नहीं था ना, पहले तो पाला जाता था, पालने के बाद लगाया जाता था। फिर गांव में अभी भी वही है, गांव में आपको दूध का पैकेट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको किसी के घर में जाके लेना पड़ेगा जिसके यहाँ गाय भैंस हो, ठीक। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, ठीक। अगर उनको मार दिया जाए तो उनसे मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, मतलब भोजन का वो एक तरीका है कि इससे हमें भोजन प्राप्त होता रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों के उपयोग किस लिए होता है? जानवरों को अगर देखा जाए, जानवरों की जो कुछ खाल होती है, खाल का प्रयोग हम लोग कपड़े के लिए कर सकते हैं। कपड़े बनाए जाते हैं, आज तो पर्स वगैरह और बेल्ट वगैरह हर चीज़ चमड़े वगैरह लेदर वगैरह का आप लेते हैं तो जो जानवर होते हैं उनकी खाल से ही बनाया जाता है। अब पूछा जा रहा है आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है? तो आज जैसे भेड़ बकरियों से ऊन का प्राप्ति होती है, जिससे जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे क्या बनता है? तो वहाँ पे शाल वगैरह या गर्म कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। वहीं पे अगर रेगिस्तानी इलाका है तो वहीं पे ऊँट का प्रयोग सवारी के रूप में भी किया जाता है, या फिर बर्फीला इलाका तो वहाँ पे भी जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों को जो है घोड़ा गाड़ी बनाया जाता है, उससे जो है वो फर्श मतलब बर्फ पे चला जाता है। तो बहुत सारे उपयोग हैं जो जानवरों के लिए किए जाते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें, ठीक। चलते हैं, हम पता करते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 पर देखिए। वैसे ये इसमें नहीं दिया गया, ये पिछले वाले चैप्टर की बात है। क्या तुम्हें कोई नीले रंग का वर्ग दिख रहे हैं? तो भैया उसमें बिल्कुल दिख रहे थे, अब फिलहाल यहाँ पे नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को जो है क्या शुरुआती कृषकों एवं पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। वो कौन कौन से स्थान है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहरगढ़ है, कुलडिहुआ है, ये महागढ़ा है, बुर्जहोम है। ये ऐसे स्थान है जहाँ पे क्या मिला है? तो ऐसे स्थानों पर पशुपालक और कृषकों के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों एवं पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। क्या कह रहा है? तो सबसे रोचक क्या है भैया? तो ये जले हुए जो दाने हैं, अनाज के दाने, ये हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जो जले हुए अनाज के दाने हैं इनकी पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिकों ने विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले।
अब नीचे स्थान दिए गए हैं, इन स्थानों को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है और इसका एक नोट्स भी बना लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, अब अनाज और हड्डियाँ दिया गया इधर और इधर पूरा स्थल दिया गया है, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया या मवेशी हो गया। ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। अब इस समय कहाँ पे है? तो ये आज समय पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। यहाँ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिले हैं। आगे चलते हैं तो चावल के दाने मिले हैं, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ये कहाँ से? तो कोल्डिहुआ से मिले हैं। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो कोल्डिहुआ से मिले हैं। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में मिले हैं। यहाँ पर मवेशी मिट्टी के खुरों के निशान भी पाए गए हैं। ठीक, आगे चलें तो देखते हैं कि गेहूं और दलहन, तो ये गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर में पड़ता है। आगे हम और बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं गेहूं और दलहन, कुत्ते और मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ मिले? तो ये सब बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में पड़ता है, बुर्जहोम वहाँ पे मिले हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ मिले हैं? तो ये चिरांद आधुनिक बिहार में मिले हैं। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये कहाँ मिले हैं? तो ये पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पय्यमपल्ली, तो वहाँ पे प्राप्त हुए। जिन जगहों पे अनाज और हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, मतलब लगभग अधिकतर जगह पे ये प्राप्त हुए हैं। तो उसमें से कुछ ये आपके लिए दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना है। काला चना की बात करते हैं तो ये पय्यमपल्ली में हो सकता प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। हम आगे बढ़ते हैं। स्थायी जीवन की ओर, आखिर स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े हैं व्यक्ति, कैसे आखिर स्थायी जीवन बना, उसको देखते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों या फिर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। जैसे कि बुर्जहोम की बात करते हैं तो जो वर्तमान कश्मीर में पड़ता है, ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। कैसे? तो भैया जैसे ये सरफेस है, सरफेस में एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में ही घर बना लिया। अब इस घर को क्या बोलते थे? तो इस घर को बोलते थे गर्तवास, मतलब गहराई में रहना। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। कब? तो जब जैसे ठंड के मौसम में होती थी तो यहाँ पे सुरक्षा मिलती होगी। ठीक, आगे चलते हैं। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर व बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। कहाँ? तो आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। देखिए भैया ये गर्तवास का चित्र बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ हमने बना दिया। ठीक, ये सतह है, ये जो हमने सीधी खींची है ये सतह है आपकी। ठीक, ये आपका घर है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण, क्या? तो इन नवपाषाण युग का माना गया है। कैसे? तो देखिए कह रहा बहुत सारी जगहों से जो पत्थर के औजार मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। मतलब एक समय से लेकर, मतलब मान लीजिए हम ए समय मान ले रहे हैं, ये बी समय, 2 टाइम पीरियड है। 2 टाइम पीरियड में अब अगर इसको हम क्या मानते हैं तो इसका पूरा पाषाण, मतलब पाषाण काल से भी पहले, तो पूरा पाषाण काल जो युग था इसके औजार, और यहाँ पे नवपाषाण युग, मतलब ये पूरा हो गया, ये पूरा पाषाण हो गया, ये नवपाषाण हो गया। मतलब ये बाद में आया, ये पहले आया है और ये बाद में आया है। ठीक, तो ये जो उपकरण है ये अलग उपकरण है, ये उपकरण अलग है। ठीक, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। देखिए ये कब? तो भैया ये नहीं, इनमें पूरा पाषाण काल में नहीं, लेकिन जो नवपाषाण में हथियार मिले हैं इनमें पालिश चढ़ाई जाती थी इनकी आगे की धार को तेज करने के लिए। ठीक, पहले वाले तो ऐसे ही नॉर्मल। इनमें जो है ओखली और मूसल का भी प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण व प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार जो है कैसे बने हैं? तो कुछ औजार भैया हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। वैसे अगर ओखली और मूसल का हम प्रयोग देखें तो ओखली मूसल का प्रयोग तो मैंने अपने बचपन तक का देखा है।
अगर बचपन की बात करें तो बहुत सारे लोगों के घरों में अभी भी, अगर जो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके यहाँ ओखली और मूसल अभी भी पाया जाएगा। ठीक, लेकिन जो शहर है, शहर में ये खत्म हो चुका, शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में अधिकतर लोगों के यहाँ जो है ओखली और मूसल का प्रयोग होता है, क्योंकि मूसल का पूजा भी होती है। जब भी आपको पता होगा कि जब आपका दिवाली होती है, दीपावली में एक गोवर्धन पूजा होता है, उसमें मूसल का प्रयोग किया जाता है। मूसल को ही जो है गोवर्धन पूजा के समय में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कई सारी पूजाएं होती हैं जिनमें प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वो अभी भी बहुत सारे घरों में मिल जाता है। हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे औजार बनाने के लिए हड्डियों का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नवपाषाण युग के कुछ उपकरण दिए गए हैं। कहाँ के? तो नवपाषाण युग की बात कर रहा है। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे इनकी तुलना पृष्ठ नंबर 13 जो कि अध्याय 2 में है, यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि ये अलग है, इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 3 ही है। तुम्हें इनमें से क्या क्या समानताएं एवं भेद दिखाई देते हैं? अगर समानताएं भेद की बात करते हैं तो ऊपर पहले ही है, इसकी धार तेज है, इस पर पालिश एक तरह की चढ़ा है, यही है ताकि इनसे जल्दी जो है कुटाई हो सके, या जल्दी जो है जो प्रयोग करना है, जैसे फलों को काटना है, फलों को पीसना है, या फिर जो मांस है उसको फाड़ना है, तो ये सब इससे जल्दी किया जा सके, इसके लिए। हम आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। देखिए अब कहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो पूरा पाषाण में नहीं मिले हैं, लेकिन नवपाषाण की बात करते हैं जो है यहाँ पे किसके बर्तन मिले हैं, तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, तो पूरा पाषाण में नहीं, नवपाषाण में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया। अलंकरण क्या होता है? अलंकरण का अर्थ होता है उनको सजाया गया है। कैसा? तो उनको सजाया गया है, उन पर डिजाइनिंग की गई, उनको कलरफुल किया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना। बर्तन का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल हो गया, गेहूं हो गया, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अब कौन कौन से? तो चावल 1, गेहूं 2, दलहन, ये जो है क्या है, अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही कोई ऐसा घर मुझे नहीं लगता जिस दिन प्रतिदिन ये 3 चीज़ें ना बनाई जाती हैं, तो ये आहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधों को उगाया जा सकते थे, मतलब उगाते थे। कैसे? तो कपास, क्योंकि पहले क्या था, पहले भैया जब कुछ था ही नहीं तो वो सिर्फ क्या करते थे, शिकार करते थे, खाते पीते थे और सिर्फ ऐसे ही घूमते थे। बाद में वो तो धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तब जाके उन्होंने कपड़े वगैरह इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, कपड़े पहनने लगे, अपने आप को ढकने लगे। ठीक, हम जैसे कि अभी भी कई सारे इलाके हैं, जैसे कि आप जब अंडमान निकोबार वगैरह है वहाँ पे जब जाएंगे, जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ पे अगर अभी भी जाएं तो वो लोग ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही लगते हैं। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, सर्च करिए तो कहीं कहीं की चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? आपसे पूछ रहा है, ये आपसे प्रश्न है, क्या जो ये सारे परिवर्तन है हर जगह एक ही साथ आ गए? तो भैया ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं हर परिवर्तन एक हर जगह पे एक साथ है, अलग अलग समय में अलग अलग आता है। मान लीजिए दिल्ली में कोई परिवर्तन, दिल्ली ज़्यादा फास्ट वर्ड जो है सिटी है, वहाँ पे कोई परिवर्तन जल्दी आता है, वो धीरे धीरे पूरे जो है देश में फैलता है। तो उसी तरह से हर परिवर्तन एक साथ नहीं आता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार एवं भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती एवं पशुपालन को अपना लिया। ठीक, बहुत जगह तो लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। कैसे? तो जैसा मौसम, गर्मी के मौसम में गर्मी और के चीज़ें और ठंडी के मौसम में ठंडी की चीज़ें, उनको बदल बदल के अपनी जीविका चलाते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कल्पना करना है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? भैया ये एक पात्र है, अब सोचिए इस पात्र में क्या रखा। ये तो एक क्या कहते हैं ना, कुछ लाइए इसको फोड़ के देखते हैं इसमें क्या रखा है। तो अगर फोड़ के तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ये फिगर है। तो इसमें भैया एक कल्पना करना है। इसमें अभी आप सोचिए कि अगर आपके पास में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या है, दाल हो गया, चावल हो गया। उस समय चावल को क्या बोले जाएंगे? धान बोला जाता था। ठीक, धान अभी भी बोला जाता है, धान से ही चावल बनता है। ठीक, गेहूं हो गया, जौ हो गया, जौ के साथ में आप और अन्य सारी चीज़ें हैं जैसे कि चीनी हो गया, नमक हो गया, इतनी सारी चीज़ें।
इस पे किस चीज़ को रख सकते हैं। आजकल के समय में तो लोग जिनके यहाँ फ्रिज वगैरह नहीं हो, पानी को ठंडा करने के लिए भी मटके का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पानी ठंडा होता है। ठीक, ये सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो भैया ये सारी चीज़ें इसमें हम रख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं, आप नॉर्मल से गेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अन्य रीति रिवाज की बात करते हैं। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इसमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हों। जैसे पहले से प्रचलित क्या होता है कि पहले के जैसे लोग हैं, कोई व्यक्ति है, उन्होंने कोई चीज़ सीखी, अब वो अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे। तो ऐसे अगर नॉर्मल किसी को बताएं कि भैया इस चीज़ को आप आगे के समय में भी याद रखिएगा, इससे नुकसान होता है। जैसे आग है, आग को छूने से जल जाते हैं लोग, तो ये चीज़ भैया कोई जला, तो क्या ये आगे वाली की पीढ़ी को या आगे वाले व्यक्ति को बताना है कि आग से आप जल जाएंगे, इसको कैसे बताया जाएगा। तो वो पहले से ही धीरे धीरे उसको रीति रिवाजों में या अन्य चीज़ों में उसको पूजा का माध्यम या पवित्र दिखा दिया गया कि ये पवित्र है, या फिर कोई और भी चीज़ है। जैसे कि साइंस का प्रयोग किया जाता है कि रात में आप कोई काम ना करें, तो क्यों, क्योंकि रात में विजिबिलिटी उस समय बहुत कम होती थी, क्योंकि भैया कोई लाइट वगैरह तो थी नहीं। आज का समय अलग है कि आपके घर में जो है 100 वाट या 10 वाट के जो है LED कई सारी लगे, आप दिन जैसे बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय शिकारी जो पशु होते थे वो भी आक्रमण कर देते थे, तो इसीलिए रात में घूमने पे प्रतिबंध लगाया गया। तो इसको धीरे धीरे रीति रिवाज के रूप में जो है आगे बढ़ाया गया। जैसे कोई चीज़ खाने से नुकसान होता है या कोई दो चीज़ें एक साथ खाने से नुकसान होता है, उसको भी इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। तो हम अभी आगे देखते हैं कि कौन से रीति रिवाज थे। अब देखिए भैया यहाँ पे एक शब्द आया है जनजाति, तो हम यहाँ पे जनजाति के बारे में समझ लेते हैं और देखते हैं कि आखिर जनजाति क्या होती है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवार समूह मिलाकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जब 2-3 परिवार इस तरह से मिलते हैं तो छोटी छोटी जो बस्तियां बनाते हैं उन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति के सदस्य क्या शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, तो महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं तथा चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम कौन करता है, तो ये स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह से दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। अब जैसे कहते हैं गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। अब जनजाति ये होता है, आज के समय में अगर जनजाति की बात करते हैं तो जनजाति उन इलाकों में रहते हैं जो कि अभी अपने वर्तमान समय में भी पीछे चल रहे हैं। अब कहें कि समय में पीछे चल रहे हैं या फिर वो अपने समय में चल रहे हैं, वो अभी हम लोगों की तरह से आगे नहीं डेवलप हुए, न ही उनका कोई शहर है। वो अभी भी जो अपने जंगल है वहीं पे अपनी छोटी छोटी बस्तियां बना के रहते हैं, उसी के फल फूल या शिकार करके अपना जीवन को यापन करते हैं, तो उन्हें जनजाति बोला जाता है। ठीक, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनजाति क्या होती है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, लिखा गया कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा, फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं, मतलब उनके जो देवी देवता होते हैं वो अपने होते हैं। जैसे कुछ लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, कुछ लोग किसी और को पूजा करते हैं। तो जो जनजाति के लोग होते हैं वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है।
जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर, इसमें क्या गरीब और अमीर के बीच में कोई खास अंतर नहीं होता, इसीलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। जो ये अन्य समाज हैं जनजाति समाज के अलावा, इनको हम लोग बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं इसकी भी सूची बनाओ। कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ठीक, देखिए अब अगर इसमें देखना चाहें, इसमें पढ़ना चाहें तो इसमें सब कुछ पहले से दिया गया है कि कौन क्या करता है। ठीक, तो इससे आप एक लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर सूक्ष्म निरीक्षण कहाँ का कर रहे हैं। तो ये मेहरगढ़ की जीवन और मृत्यु के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे गांव देख ले रहे हैं। गांव क्या होता है, एक बॉक्स में दिया गया है। गांवों की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में ही लगे होते हैं। ठीक, ये गांव की विशेषता है। हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 पे देखते हैं। मेहरगढ़ को ढूंढना है। मैप फिर यहाँ नहीं मौजूद है, आपको पुराने मैप में याद होगा कि कहाँ पे है। ठीक, आगे चलते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास में एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां पर स्त्री और पुरुषों ने एक इलाके में सबसे पहले क्या उगाया, तो जौ उगाया, गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। कहाँ पे, तो मेहरगढ़ की बात कर रहा है। कहाँ पे पड़ता है, तो ईरान जाने के रास्ते में पड़ता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहाँ खुदाई का सबसे पहले स्तरों में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ शामिल हैं। उसके बाद स्तरों में भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि भैया स्तरों में, जैसे कि पहला स्तर की जब खुदाई की गई तो यहाँ पे क्या मिला, तो यहाँ पे मिला आपका हिरण मिला, और इसके अलावा तथा एंड सुअर मिल गया। क्या मिला, तो सुअर मिला। अब इसके बाद और नीचे गहराई में खुदाई की तो एक स्तर और मिला। इस पे क्या मिला, तो इस पे भेड़ बकरियां मिल गई, भेड़ बकरियों की हड्डियां मिल गई, भेड़ एंड बकरी हो गई। तो अब ये हड्डियां मिली, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्या, मवेशी मिले। अब इसके नीचे जाएंगे तो क्या है, तो लोग मवेशी यहाँ पालने लगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये सभी मवेशी हैं, तो इनकी सभी की हड्डियाँ यहाँ मिल रही। तो मतलब यहाँ के जो निवासी थे ये लोग क्या करते थे, तो इनके पालते थे। ये हम लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं, जो पुरातत्वविद हैं वो इसका अंदाज़ा लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर व आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कैसे, तो भैया चौकोर और आयताकार चौकोर, ऐसे घर, ये एक आयत है, ये एक घर का निर्माण हो गया। ठीक, चौकोर है और आयताकार सभी कोने चौकोर है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। कैसे, तो 4 कमरे लीजिए, हमने 4 कमरे बना दिए। ठीक, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। मान लीजिए ये पहला कमरा है फर्स्ट, इसमें इसको हमने क्या बना दिया, तो इसको हमने भंडार बना दिया। यहाँ पे क्या कह रहा, तो ये देखिए ये उस समय का घर हो गया मेहरगढ़ का। वहाँ जो घर मिले हैं वो कैसे मिले हैं, तो पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, घर मिले हैं ये आपके चौकोर मिले हैं और आयताकार मिले हैं। ठीक, ये अवशेष मिले हैं कहाँ से, मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे मृत्यु के बाद दिया गया है। ठीक, मृत्यु के बाद दिया गया, उसको देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। ठीक, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अब उस समय के लोगों का क्या था, तो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसी उनकी आस्था थी। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्या किया जाता था कि जो मृतक होते थे, मृतक व्यक्ति को जब दफनाया जाता था, कब्र बनाई जाती थी, उसमें सामान भी रख दिया जाता था, ताकि, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन बाद में भी होता है। अगर मान लो बाद में कुछ खाना पीना हो तो खा पी सकते हैं उसी में से, इसीलिए वो लगाया जाता था। जैसे ये देखिए ये यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, ये देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है, जिसमें क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो। इसमें बकरी के कंकाल को आपको पहचानना है कौन सा है। ठीक, ये तो मनुष्य का कंकाल हो गया। अब मनुष्य के कंकाल के साथ में बकरी का कंकाल है। ठीक, मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली हैं। एक कब्र का
में एक मृतक के साथ में एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। क्या किया गया होगा? तो भैया हो सकता है कि इसे परलोक में, जब दूसरे लोक में व्यक्ति की आत्मा जाती है तब वहाँ पे उसको भूख लगेगी ना, तो उसको खाने के लिए इसको रखा गया होगा। ठीक, तो देखिए भैया, वैसे एक चीज़ ये भी हो सकता समय के साथ में दोनों एक साथ डेथ हो गई हो, या दब गए हो, या मर गए हो, तो इसलिए भी एक साथ मिले। तो वैसा नहीं, फिर पुरातत्वविदों ने पूरी जांच पड़ताल के बाद इस चीज़ का निष्कर्ष निकाला है। ठीक, यहाँ पे देखिए घर दिया गया है, ये आपका मेहरगढ़ का घर है। कहाँ का? तो मेहरगढ़ का घर है। अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही बनाया था। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये देखिए घर बनाया था, तो ये वैसा ही घर है। यहाँ पे घर दिखाया गया, 4 कमरे बने हैं, ये आने जाने का रास्ता दिया गया है। तो ये आपके 4 कोने का कमरे, मेहरगढ़ का घर का चित्र है। मेहरगढ़ घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? भैया समानता क्या है? आजकल के घर तो किसी भी तरह के घर, तो आजकल के जो बनते हैं वो ऐसे भी घर बन जाते हैं त्रिभुज के तरह के। ये पहली चीज़ तो ये चौकोर है, अब इसमें त्रिभुज की तरह का घर बनाते हैं तो ऐसे एक कमरा ये बना देते हैं, ये एक कमरा ये बना देते हैं, ये इधर छोटा सा किचन बना देते हैं या वो बना देते हैं, यहाँ पे आपका बाथरूम बना देते हैं, यहाँ पे आपका गेट लगा देते हैं। इस तरह के भी घर बन जाते हैं। तो अब ओके, घर में भी कमरे वगैरह होते हैं या स्टोर रूम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए पहला हमने मेहरगढ़ को देखा, जो हमने बारीकी से अध्ययन किया। अब हम चलते हैं खाओजली हेडिंग में। कहाँ पे? तो दाओजली हेडिंग, ये एक स्थल है, वहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे? तो दाओजली हेडिंग। इसमें मानचित्र 2 में ये दाओजली हेडिंग को ढूंढो। ठीक, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र नदी की एक पहाड़ी पर है। कहाँ पे? तो चीन और जो म्यांमार की ओर जो जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कैसे? तो यहाँ पे खरल और मूसल जैसे जो पत्थर हैं उनके वो स्थान मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है आपका, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए क्या अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइज पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इससे अतिरिक्त इस पूरा स्थल में काष्टसम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कैसी? तो काष्टम जो अति प्राचीन लकड़ी है अब सख्त होकर क्या बन गई? तो ये पत्थर बन गई, मतलब दाब और ताप के प्रभाव के कारण अब वो पत्थर बन गई। ठीक, ये चीज़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अन्यत्र की बात करते हैं, मतलब कहीं अन्य जगह पे, मतलब विश्व के अन्य देश में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इटली में एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की ढूंढना है तो आपका ये, जब आप एशिया से चलेंगे, जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे अफ्रीका के तट पे, अफ्रीका के में एंट्री करने के लिए जाएंगे तो वहीं पे पड़ता है आपका तुर्की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चताल। ठीक, चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। अगर भैया पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था तो इतनी इतनी दूर से ये चीज़ें आती कैसे थी? ठीक, तो भैया लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे या फिर लाते थे। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ महत्वपूर्ण है। बताओ कौड़ियाँ तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? तो भैया इनको एक मुद्रा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, या कौड़ियों या सीपियों के हार वगैरह बना सकते हैं, या फिर साज सज्जा के जो सामान होते हैं उसमें प्रयोग हो सकता है, या फिर जो स्त्रियां हैं वो अपने आभूषण के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपयोग हैं जिनका उपयोग किया जाता रहा होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे उपयोगी शब्द दिए गए हैं क्या क्या है, जैसे कि कृषक। कृषक क्या होता है? तो भैया जो खेती करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं कृषक। पशुपालक कौन होते हैं? जो पशुओं का पालन करते हैं उनको बोलते हैं कृषक। नवपाषाण युग क्या है? तो भैया जो पुरापाषाण युग है उसका जो सेकंड क्रम है, मतलब सबसे पहले क्या आया? तो पुरापाषाण है। इसके बाद का जो काल है मतलब पाषाण काल का ही जो अंतिम समय चल रहा होता है उसको नवपाषाण का काल कहते हैं। ठीक, अब बर्तन की बात करते हैं। बर्तन क्या होते हैं? जो
इन खाद्य चीज़ों को संभाल कर या सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता था या फिर खाना पकाने के लिए प्रयोग किया था, उन्हें बर्तन बोलते हैं। जनजाति क्या है? जनजाति ऐसी है जो अपने रीति रिवाजों को मानते हुए एक छोटे छोटे एक परिवार या दो परिवार मिलकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अभी भी वो जो है क्या करते हैं, तो जो जंगली उत्पाद होते हैं या फिर जंगली शिकार होते हैं उन्हीं से अपने जीवन का यापन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। गांव की बात करते हैं। गांव क्या है? गांव के अधिकतर लोग किसमें लगे होते हैं? तो ये आपके किसमें, ये खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसमें लगे होते हैं। ठीक, अब घर की बात करते हैं। घर भैया रहने के काम आता है। यहाँ पे लोग रहते हैं, अपने आप को जानवरों एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए घर का प्रयोग किया था। कब्र क्या होती है? जहाँ के मृत्यु के बाद उनको दफनाया जाता है, वही होती है कब्र। आपके इसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आगे चलते हैं। क्या दिया गया है? कल्पना करना है। किसकी कल्पना करना है? अगर तुम्हारे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो तो तुम उनमें से कौन सी फसल उगाओगी? आपसे पूछता भैया, तो आपको बताना कौन सी फसल उगाओगी। भैया बीज कहाँ मिलेंगे? आप जाएंगे सीधे दुकान पे ले लेंगे, और क्या। तुम उन्हें कैसे बोओगी? ठीक, कैसे बोना क्या, उसी से पूछ लेंगे, दुकान पे लेने आएंगे, है ना। या फिर अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगी, और कैसे यह समझोगी कि अब फसल काटने लायक हो गई। तो देखिए भैया, ये आज के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये उस समय कल्पना करना। देखिए कोई भी इस समय की बात नहीं करेगा कि भैया मैं ऐसे दुकान से जाऊंगी, उनसे पूछ लूँगी, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, यूट्यूब पे देख लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें आपको क्या करना है? आपको ऐसे समय में जाना है। आप पहुँच गए नवपाषाण काल, आपके पास ज़मीन है। ज़मीन में आप कैसे जो है बीज लाएंगे? कहाँ से बीज लाएंगे? तो अड़ोसी पड़ोसी जो व्यक्ति आपके होंगे उनसे पूछेंगे, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, आपसे कोई बताएगा कि भैया ये इस चीज़ के बीज है, इस चीज़ को बोना है, उसको आप बोएंगे। कैसे बोना है ये चीज़ भी आप अपने पूर्वजों से सीखेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि आखिर कैसे बोएं। तो नमी की भी ज़रूरत होगी, कई बार आप असफल भी होंगे। मान लीजिए आपने बो दिया, उस समय गर्मी का मौसम है, बीज नहीं उगा, या फिर बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, बीज मर गया, तो उस समय भी नहीं उगा। तो किस समय उगेगा ये धीरे धीरे आप सीखेंगे और फसल को उगाएंगे। जब वो एकदम पक जाएगा, एकदम हरा भरा हो जाएगा, जब ऐसा लगेगा वो अपना कलर पूरा बदल दिया, तब आपको लगेगा नहीं अब ये पक गया है, तो आप उसकी कटाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे दिखा गया है, आओ याद करें। पहली चीज़ तो है यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करता है, तो महत्वपूर्ण तिथियाँ देख ले रहे हैं। बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ है? तो 12,000 साल पहले हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि बसने की प्रक्रिया कब हुआ, तो जब भैया पशुपालन और उसके साथ में वह खेती करने का, मतलब जो कृषक है, कृषक बने हैं, उसी के बाद से क्या बसने की प्रक्रिया आरंभ होती है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब माना जाता है? तो ये 8,000 साल पहले माना जाता है मेहरगढ़ की बस्ती। ठीक, तो ये दो तिथियों को आपको याद रखना। अब देख लेने प्रश्न। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं? ये आपको बताना। भैया रहते क्यों हैं? क्योंकि एक पौधे को अगर वो रोपेंगे तो ये पौधे, पहले तो भैया इसको रोपा जाता है, मैंने धान का जैसे एग्जांपल दिया था, रोपने के बाद में ये छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद में पकेगा, पकने के बाद काटा जाएगा, इसका फिर से ये पूरी प्रक्रिया लगभग 4-5-6 महीने की है। तो भैया जब कोई व्यक्ति बो रहा है, खेती कर रहा है, तो उसको रुकना पड़ेगा एक स्थान पर। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे बो दिया, इसका चला गया, 4-5 महीने बाद आएगा, तो क्योंकि उनको जानवरों से भी सुरक्षा उसकी करनी है, चिड़ियों से भी सुरक्षा करनी है, अन्य जीव जंतुओं से भी सुरक्षा करनी है, उनको उनकी सिंचाई भी करनी है, तो बहुत सारे कार्यों को उनको करना पड़ता है। इसीलिए जो है उनको एक स्थान पर लंबे समय तक रुकना पड़ता है। ठीक, ये हो गया। आगे देख लें पृष्ठ 25वीं तालिका को देखें। नई नूह अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पे जाना होगा? अब भैया चलते हैं हम कहाँ पे, तो ये एक यहाँ पे लिस्ट दिया गया था जिसे हमने कहा था आप लोग याद रखिएगा। तो ये है वो लिस्ट। इसमें पूछा है जो नई न्यू जो पहले चैप्टर की जहाँ पे शुरुआत होती है, वो बच्ची अगर चावल खाना चाहती तो कहाँ जाती है? अगर वो मेहरगढ़ जाती तो क्या उसको चावल मिलता? तो भैया मेहरगढ़ में गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी मिलता है, लेकिन चावल नहीं मिलता, मेहरगढ़ में नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे कोल्डिहुआ अगर चला जाएगी तो यहाँ पे उसको चावल मिल जाएगा। इसके अलावा महागढ़ा जाएगी तो वहाँ पे भी चावल मिल जाएगा। लेकिन अगर गुफ्रकाल जाएगी तो क्या चावल मिलेगा? भैया वहाँ पे गेहूँ दलहन मिलेगी, वहाँ पे उसको चावल नहीं मिलेगा।
ये आपको याद रखना। इसके अलावा गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी ये सब है बुर्जहोम में। अगर भैया वो बुर्जहोम जाएगी तब नहीं मिलेगा। चिरान में भी चावल नहीं मिलेगा और वहीं पे आपका हल्लूर में भी नहीं मिलेगा चावल, और आपका जो है पैयमपल्ली में भी नहीं मिलेगा। तो चावल कहाँ कहाँ मिलेगा भैया? सिर्फ 2 जगह चावल मिल रहा है। कहाँ? कोल्डिहुआ और महागड़ा, यहाँ पे ही चावल मिलेगा। तो आपको ये भी याद रखना है। हम लोग चलते हैं, ठीक। तो कहाँ मिलेगा? तो 2 जगह मिलेगा, वो हमने देख लिया। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? अब आपको ये बताना भैया, पशुपालन मतलब पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं मेहरगढ़? तो भैया मेहरगढ़ में घर भी मिले हैं। तो पहले हो सकता है शिकारी थे, उन्होंने जो भी किया हो, लेकिन बाद में जब वो एक स्थान पर रहने लगे और उनके आसपास पशु मिले हैं, जैसे कि उनकी कब्र में भी पशु मिले हैं, तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, पंजे के भी निशान मिले हैं, तो वो पशुपालन करने लगे। अब यहाँ पे कह रहा है सही या गलत बताओ। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। अब आपको बताना है भैया, यहाँ पे लिस्ट देखिए तुरंत, क्या हल्लूर में जो है, हल्लूर कहाँ है? तो ये देखिए हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो भैया बिल्कुल मिला है ज्वार बाजरा, ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक। ये देखिए लिखा है हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। बुर्जहोम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। आपसे पूछ रहा कहाँ पे? तो बुर्जहोम के घरों में, लेकिन हमने पढ़ा कहाँ है? हमने तो पढ़ा था मेहरगढ़ में। तो यहाँ पे बुर्जहोम की बात कैसे आ गई? ठीक, तो मेहरगढ़ में कैसे घर मिले हैं? तो आयताकार घर मिले हैं जिसमें 4 कमरे मिलते थे। चिरांद की बात करता है तो चिरांद का एक कश्मीर का पुरा स्थल है। जेडाइट की बात करते हैं जो दोअजली हेडिंग में मिला है, चीन से लाया गया होगा। कहाँ से? अब जैसे इसमें अन्यत्र की बात करते हैं, ये देखिए अन्यत्र, तो यहाँ पे कहाँ से लाया गया होगा? यहाँ पे देखिए चमकदार पत्थर हो गया, लाल सागर की कौड़िया हो गई, ह्यूक हो गया, चताल हो गया, तो ये अलग अलग इलाकों से लाए गए। तो भैया इसमें ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक। अब आओ चर्चा करें, फिर किसकी चर्चा करनी है? आप अपने जो क्लासमेट हैं उनसे चर्चा करना है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? अब ये कह रहा है भैया जो कृषक पशुपालक थे इनका जीवन कैसे अलग था? इनको भैया एक जगह पे रहना पड़ता था, उनको रखवाली करना पड़ती थी। ये आखेटक वगैरह संग्राहक क्या थे? ये जाते थे, शिकार करते थे, खाते थे, घूमते फिरते थे, मौज करते थे, ठीक। अब 3 अंतर बताना है, तीनों अंतर आपके हो गए, ठीक। आगे चलते हैं। पृष्ठ 25 की तालिका को दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इनका उपयोग किस किस रूप में किया जाता। तो भैया जो तालिका पृष्ठ 25 पे तालिका दी गई है, ये तालिका है, ये तालिका है। इसमें कौन कौन से, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, मवेशी हो गया, इनका उपयोग कैसे किया जाता था। इसी में जैसे मवेशी हो गया, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, कुत्ता हो गया, मवेशी, भैंस हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इन सभी जीवों को लिस्ट बनानी है और उनमें ये देखना है कि इनका उपयोग हम लोग कैसे करते थे। ये आप कर लीजिएगा, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी 25 ये हो गया है, ठीक। आओ करके देखें। इसमें आपको करना है, तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। भैया सूची बना डालना पूरा, हम लोगों ने वैसे भी बीच में भी एक सूची बनाई थी, ठीक। तो आप इसमें देखिए प्रश्न 7 के उत्तर में देखिए, जो इसमें प्रश्न के साथ में आपने सूची बनाई है, इसमें लिखे गए अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? भैया सब कुछ मार्केट से आता है। जो शहर में रहने वाला व्यक्ति उगाता कहाँ? गांव का रहने वाला व्यक्ति अगर बोलता है तो मान सकते, लेकिन शहर में रहने वाले व्यक्ति या बच्चे इसको उगाते नहीं, ठीक, उसको खरीदते हैं। तो हम आगे चलते हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा जो तीसरा चैप्टर था ये हमारा समाप्त हो गया। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लेके उपस्थित होंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS स्टडी 387, आप इस पर जुड़ सकते हैं। इसके साथ में हमारा एप्लीकेशन GS स्टडी हमारे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य जो हमारे सेगमेंट चल रहे हैं वहाँ पर भी PDF आपको मिल सकती है, ठीक। अभी तक का अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।